Hello students, today we discuss our next topic group 16. Group 16 we have already discussed in last previous class. We discussed in group 16 some elements, the different type of element present in group 16 just like oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. We have discussed physical properties, different type of physical properties just like atomic radius, ionization energy, electronegativity, boiling and melting point, etc. Then we have discussed chemical properties, first reaction with hydrogens, reaction with oxygens. Now the next today we will discuss the next chemical properties, reaction with halogens. Oxygen react with halogens and form different type of compounds just like OF2, O2F2, OCl2, O2Cl3. Sulfur form sulfur forms SF2, SF4, SF6, S2Cl2, S2Br2. That type of compounds form selenium that are formed SeF4, Se2Cl2. That type of compounds are formed. Similar, tellurium form TeF4. So now these elements, all elements react with halogen groups and form different type of compounds. Now we see OF2, O2F2. Whenever oxygen react with another elements, we call oxides, nitrogen oxide, sodium oxide. We always call oxide, but in this condition, when oxygen react with fluorine, we never call oxide, always call fluoride. Fluoride oxygen, difluoride dioxygen, that we were called. Okay, why? Now we explain. हमेशा हम ऑक्सीजन जिसके साथ भी रिएक्ट करता है, हम उसके साथ यहाँ पे ऑक्साइड्स का ही कॉलिंग करते हैं, हमेशा उसको ऑक्साइड के नाम से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोराइड बुलाएंगे, ऑक्साइड नहीं बुलाते हैं. क्या होता है रीजन? तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट विथ फ्लोरीन that never called oxide, it is called a fluoride. Why? Because oxygen and fluorine in both elements, फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसमें फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, पॉजिटिविटी की इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है. और हमने अभी आपको बताया कि इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंडीशन में +2 की तरह बिहेव करता है, और ये जो होता है -1 की तरह बिहेव करता है. निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हम उसी को कंपाउंड्स के फॉर्म में बोलते थे, इसीलिए हम इसको ऑक्साइड ना बोल के फ्लोराइड बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमको ये पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड न कहला के फ्लोराइड कहलाता है. Why is calling fluoride? Because the oxygen in fluorine is much more electronegative than oxygen, so that's why it is called a fluoride, not a oxide. Clear? But दूसरे हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, तो क्लोराइड तो वहां पे ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां पे अब क्लोरीन से ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. उसके बाद है अगला क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन ही हम बोल सकते हैं, हम इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन ही फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सल्फर है SF2, जो सल्फर यहाँ पे बन रहा है, एग्जिस्ट इन लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी एग्जिस्ट इन गैस, ये गैस फॉर्म में रहता है. SeF4 ये लिक्विड है, एंड नेक्स्ट इज ए TeF4 दैट आर सॉलिड. मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, यहाँ पे इसका बोल सकते हैं कि स्टेट चेंज होते जा रहा है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. वाई चेंज, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं मोलिकुलर साइज बढ़ रहा है, और मोलिकुलर साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे इसके वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ रहा है. नाउ सी दैट
सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, जैसे जैसे हम इसके साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने के साथ साथ वांडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। वांडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो अंडरस्टूड है कि जो मॉलिक्यूल्स ये गैस है, वो लिक्विड है, सॉलिड, पास आएंगे तो उसमें स्टेट में चेंजेस होता है। इस वजह से इसके स्टेट में ये चेंजेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन को तो हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सल्फर है वो SF2, SF4 और SF6, इनका हाइब्रिडेशन देखते हैं। SF2, इसमें जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp3 होता है। ठीक है, SF4, इसमें जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp3d होगा, और इसमें जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2 होता है। इन दैट केस सल्फर सेंटर में रहेगा, 2 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होते हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यू नो दैट ये sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। But in the presence of one lone pair of electron, two lone pair of electron. In the presence of 2 lone pair of electron, so its structure is band structure. Band, ये इसको T structure, band structure बोल सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बैंड स्ट्रक्चर होगा। सिमिलर sp3d, sp3d दैट मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर इसको हम लोग कहेंगे सी साइज स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी साइज स्ट्रक्चर बोलेंगे, दैट आर कॉल्ड सी साइज स्ट्रक्चर। सी सा ज्योमेट्री तो सिमिलर होती है, यू नो दैट इन यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री सबकी सिंपल सिमिलर होगी, बट शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो शेप यहाँ पे जो चेंज होता है, तो यहाँ पे इसका शेप क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो लोन पेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, और इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, शीशा। ज्योमेट्री अगर इसकी पूछी जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, शेप इसका हो जाएगा शीशा। sp3d2, sp3d2 1s 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। ज्योमेट्री एंड ऑक्टाहेड्रल बोथ आर इक्वल। यहाँ पे इसका ज्योमेट्री क्या होगा या शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये तो ये था कि सल्फर में जो हमने हैलोजेंस के साथ कंपाउंड फॉर्म किए थे, इसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6, SF4, which one is more reactive? The next question is, इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इन दोनों में रिएक्टिव कौन सा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो होगा वो होगा SF4, या which one is more reactive? या पूछ सकते हैं which one is more stable? रिएक्टिविटी की बात करोगे तो ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ज्यादा स्टेबल है। वाई? तो यहाँ पे देखो SF6 जिसका स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल, अभी हमने आपको बताया, और इसका स्ट्रक्चर बनता है सी साइज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, PCl
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है आयनिक कंपाउंड में होता है, चेंज होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों सिमेट्रिकली होते हैं और सिमेट्रिकली होने की वजह से ये ज्यादा अपने आप को स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिकली होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी शो करता है, या बोलते हैं लैटिक्स में सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे कहीं पर भी लोन पेयर नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से साइज सारे एलिमेंट्स अटैच होते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल होता है। बट इन दैट केस देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंस है, इसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जा रहा है, रिपल्शन भी बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम मतलब ये हाईली रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसके लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो ये इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। The question is, which one is more reactive, SF6 and SF4? Which one is more stable, SF6 and SF4? ये दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। Now next question. SF6 exists, but SLCA6, SBSA6 does not. Why? ये एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये बनना तो ये भी बनना चाहिए, इससे नहीं बनता है। आप देख रहे हो सब में सल्फर इक्वल है, सल्फर का ये साइज है, बट नाउ इन द केस व्हेन सल्फर रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ हॉलोजन, सो इट्स व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज हो रहा है। हम डाउन द ग्रुप जाते थे, हमारा साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो पहले ये इतना बड़ा साइज के साथ रिएक्ट किया, फिर नीचे गया, फिर इतना बड़ा साइज बढ़ा, आप देख रहे हो साइज हैलोजेंस के इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ हैलोजेंस, 6, तो 6 हैलोजेंस को यहाँ पे अटैच होने के लिए उसके लिए प्लेस भी तो चाहिए, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन से होगा SF6 exists but SLCA6 SBSA does not exist because when we move down the group in halogen elements, size increase, so size increase होगा, यहाँ पे size increase, so coordination number of elements of this group is decreases। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हैलोजेंस का, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो हैलोजेंस होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कुछ इससे हैलोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हमारा छूट चुका था, वो हमको एक बार रिपीट करते हैं। इसमें एक आता है बॉन्ड एंगल। ये हाइड्रोजन हमने पढ़ा था कि हमारा जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं H2O, H2S, H2SE, देन H2TE, इस टाइप के कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देख चुके थे, अभी इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो हम कुछ इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। बॉन्ड एंगल पहला, ना अरेंज, इसको हमने 1 2 3 4 ये नाम दे दिया। ना क्वेश्चन इज अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, या ये बोल सकते हैं कि इसमें किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, दैट मीन सबसे ज्यादा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख रहे हैं हम इसको, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका 104 पॉइंट ना होता है, इसका 99 समथिंग कुछ होता है, इसका होता है 92 होता है, 92, 91 और 90 डिग्री। दैट मीन्स H2O जो होता है ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से उसके बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। या हम बोल सकते हैं साइज छोटा होने की वजह से इसमें जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, इसमें लोन पेयर होंगे तो इनके बीच का रिपल्शन जो होता है
वो साइज छोटा होने की वजह से बढ़ जाता है, और जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाएगा तो ऑलरेडी वो दूर होते जाएगा तो रिपल्शन उनका कम होते जाएगा, तो रिपल्शन कम होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि 104 वाटर हैज greater bond angle as compared to H2S because in oxygen has very smaller size, so that's why the repulsion force between bond pair is much more larger as compared to H2S compound. साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सल्फर का साइज बड़ा होता है, इसमें रिपल्शन उतना नहीं होता जितना इसमें होता है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, उनका कम होता है। ठीक है, अच्छा रिपल्शन के साथ साथ यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एक चीज और है कि रिपल्शन बढ़ने के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन इन सब की वजह से इसका क्या हो जाता है, रिपल्शन बढ़ जा रहा है। साइज छोटा, क्या क्या है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये तीन फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। साइज स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is which arrange the volatility and boiling and melting point. नेक्स्ट इज वोलैलिटी एंड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगला हमको अरेंज जो करना है वोलैलिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं वोलैलिटी। वोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि जो वेपर बनकर इवोपरेट होता है, तो कौन कितनी जल्दी वेपर बनकर इवोपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, इवोपरेट होगा। ठीक है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्या होगा, हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, गर्म करते हैं, एक में पानी लिया, एक में कोई भी सॉल्यूशन लिया, दोनों को हमने बर्नर पर रखकर गर्म किया, हम देख रहे हैं कि यहाँ से वेपर जल्दी उड़ रहा है, यहाँ से वेपर जल्दी नहीं उड़ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जल्दी वेपर बन गया, तो जल्दी वेपर बन रहा है उसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो जितना जल्दी वोलेटाइल, वही वोलेटिलिटी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, किसका सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा। तो आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो वाटर का सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वाटर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लग रही, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमको पता है कि जैसे जैसे साइज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बाकी समय तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है। इसीलिए H2O के बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, H2TE का होगा, फिर किसका होगा, H2SE का होगा, और लास्ट में किसका होगा, H2S का। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता है, याद रखना। ये बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज है, इसका ही बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज है, इस तरह से है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, मतलब इसको जल्दी हम वोलेटाइल नहीं कर सकते हैं। अब अगर वोलेटाइल की बात आएगी तो सबसे जल्दी वोलेटाइल कौन सा होगा, H2S, फिर कौन सा होगा, H2SE, फिर कौन सा होगा, H2TE, फिर कौन सा होगा, H2O। अब ये उल्टा चलता है वोलैलिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने एक में दोनों को देख लिया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको वोलैलिटी कम होगी, ऐसे भी देख सकते हो। वोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट का भी सीरीज यही होगा। ठीक है,
पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज द नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। थर्ड, एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कौन किसका ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी रिड्यूस होगा, कितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो हाइड्रोजन को उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस करेगा। और जितनी जल्दी जो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उतना ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, HET H2TE, देन H2SE, देन H2S, देन H2O। ये किसके लिए शो कर रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा साइज जो है वो रेड्यूसिंग कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ, इसकी वजह से रेड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ गया। बट जस्ट अपोजिट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब इससे हाइड्रोजन जल्दी निकाल जा रहा है, मतलब ये ब्रेक हो जा रहा है, मतलब ये रिएक्टिव है। तो अनरिएक्टिव कौन होगा, ये मतलब ये थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है। तो इसी को हम अपोजिट में लिखेंगे तो H2O थर्मल स्टेबल होगा, देन H2S होगा, देन H2SE होगा, देन H2TE होगा। ये है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का सीरीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ इज, यहाँ पे H2O इज ए स्टेबल फेयरली स्टेबल बट H2S2 इज अनस्टेबल, या बोल सकते हो H2O इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ है यहाँ पे कि H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट H2S2 नहीं होता। क्यों, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट H2S2 हाइड्रोजन डाइसल्फाइड नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि यहाँ पे H2O2 में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे हाईली एसोसिएटेड होते हैं ऑक्सीजन के साथ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है इसमें, जल्दी उतनी जल्दी वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए या ये बोल सकते हो कि अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो जल्दी सल्फर और H2S में, हाँ अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें कि H2O2 को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो ये वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है मतलब किसी को ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो सल्फर और H2S देता है, ये नेसेंट सल्फर नहीं देता है। सल्फर का किसी के साथ ऐड होने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ठीक है, इसका होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने देख ली फिजिकल प्रॉपर्टी हैलोजेंस की, और कुछ रिमेनिंग पार्ट था जो हाइड्रोजन से बचा हुआ था। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई इसमें डाउट हो रहा है जो क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, थैंक यू।